नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पवन कुमार फिर आज मैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिटी के अंदर संसद, पार्लियामेंट। तो संसद का टॉपिक है, एक तो हमारा फर्स्ट ग्रेड में लगता ही है, फर्स्ट पेपर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में। और इनके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें ये टॉपिक लगता है, तो उन सभी में ये सबसे महत्वपूर्ण क्लासेज होगी, क्योंकि इसमें हम सभी अनुच्छेदों का, जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं संसद के अंदर होते हैं, उसमें सभी अनुच्छेदों का एक एक तरीके से वर्णन करेंगे। एक एक को लेकर सभी अनुच्छेदों का वर्णन हम विस्तार से करेंगे। तो आप इस क्लास को पूरा देखें और इनसे संबंधित जो अपनी और भी क्लासें आएगी पॉलिटी से संबंधित, तो वो भी देखें। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं संसद की। ठीक है, चलो। तो संसद 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 का जो दिया गया है वर्णन, वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। और इसमें कुल अनुच्छेद जो है वो 79 से लेकर, यानी 79 से लेकर 122 तक है। टोटल अनुच्छेद है वो संसद के अंदर आते हैं। इतने अनुच्छेदों का वर्णन दिया गया है और हम जो है वो एक एक अनुच्छेद का वर्णन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद आता है 79। अनुच्छेद के अंदर क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है संसद का गठन। संसद का संसद का गठन जो दिया गया है वो 79 के अंदर आता है। अब इसमें क्या है कि संसद किस तरीके से उसका गठन किया जाता है, संसद कैसे बनती है। तो इसमें जो है उसमें हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है वो संसद बनती है। संसद का निर्माण होता है इन तीनों से मिलकर। एक चीज इसमें याद रखना कि सदन पूछे तो ये दो है, ये दो तो है सदन। और अगर अंग पूछे तो ये तीनों क्या है? तीनों ही अंग है। संसद के अंग पूछे तो ये तीनों आ जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति भी आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य तो नहीं होता, ये सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। लेकिन जो संविधान बनता है, संविधान बनाते हैं वो, या विधेयक कोई पारित करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अंग है संसद का, राष्ट्रपति। क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो है वो कानून बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 80 के अंदर। अनुच्छेद 80 के अंदर जो दिया गया है वो है राज्यसभा से संबंधित। राज्यसभा की संरचना कह सकते हैं या गठन कह सकते हैं कि अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का उल्लेख है। जो हम वैसे तो राज्यसभा को अलग से पढ़ेंगे, तो जब अलग से पढ़ेंगे ना तो उसमें हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो इसके अंदर जो चलते हैं अनुच्छेद 80, 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग अनुच्छेद है 80 के अंदर। ठीक है, तो उसमें राज्यसभा का विस्तार से वर्णन है जो हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे 80 के अंदर देखें तो सदस्यों की संख्या दी गई है, और 82 के अंदर देखें तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, किस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया है, जो अलग अलग बांटा गया है सभी के अंदर राज्यों में। और अनुच्छेद 83 के अंदर जो है वो दिया गया है, जो मनोनीत सदस्य हैं उनके बारे में दिया गया है। और 84 के अंदर जो है वो राज्यसभा का चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। तो हम जब राज्यसभा का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें विस्तार से वर्णन करेंगे 80 के अंदर। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 81 के अंदर जो दिया गया है उसमें राज्यसभा से संबंधित था। तो 81 अनुच्छेद जो है वो लोकसभा से संबंधित है। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। इसमें एक याद रखना, अनुच्छेद जो 80 है इसके अंदर ये 4 तक नहीं है, और भी है एक दो, वो हम बाद में देखेंगे। कई अनुच्छेद और भी है, जब हम विस्तार से वर्णन करेंगे ना तब हमें राज्यसभा को पढ़ेंगे कंप्लीट। और ऐसे ही हम लोकसभा को भी बाद में ही करेंगे पूरा कंप्लीट 80 के अंदर, क्योंकि स्पेशल से लगते हैं अपने। तो जब स्पेशल से लगते हैं तो हम इनको अलग से फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, 81, 82 इस तरीके से ये दिया है, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा वर्णन है, तो वो हम पूरा वर्णन पढ़ेंगे, और इन दोनों की जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी हमें करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, वो भी हम वर्णन बाद में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, आगे अनुच्छेद जो आता है वो अनुच्छेद 82 है। अनुच्छेद 82 के अंदर जो है वो समायोजन यानी परिसीमन आयोग कह सकते हैं। परिसीमन आयोग का वर्णन दिया गया है इसके अंदर। परिसीमन आयोग का उल्लेख है, परिसीमन आयोग का वर्णन है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद इनका संगठन किया जाता है, गठन किया जाता है, और अभी तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। अभी तक कितने का? 4 का, जिसमें सबसे पहले आया था वो 1952 में गठन किया गया, फिर 1962 में किया, फिर 1972 में किया गया, और अभी जो लेटेस्ट है वो 2002 वाला है। तो ये सबसे नवीनतम यही है, नवीनतम परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य है वो लोकसभा या विधानसभा जो है क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का क्षेत्र का निर्धारण, जो क्षेत्र है वो कहाँ तक होगा उस चीज का जो निर्धारण है वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक इसके अंदर अगर इसका गठन देखें तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इनका गठन किनके द्वारा किया जाता है? तो गठन देखें तो राष्ट्रपति करता है। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 के अंदर अगर देखें तो हमें जो संसद के दोनों सदन है उन सदनों की अवधि दी गई है। संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित, या यूं कहें कि कार्यकाल से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की का वर्णन 83 के अंदर दिया गया, अनुच्छेद 83 के अंदर। इसके अंदर वैसे तो हम वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे तब कर लेंगे चर्चा, लेकिन वैसे देखें तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष आता है, और राज्यसभा का कार्यकाल वैसे तो समाप्त नहीं होता है क्योंकि ये स्थायी होता है। और राज्यसभा के अंदर जो है प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। क्योंकि ये लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, इनका तो विघटन होता ही होता है। और जो राज्यसभा है उसके अंदर जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। और एक इसमें एक चीज़ याद रखना कि वैसे 6 वर्ष कार्यकाल दिया गया सदस्यों का, 6 वर्ष कार्यकाल दिया गया सदस्यों का राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इनकी अवधि भी बढ़ा सकते हैं हम, जैसे कोई क्या कहें हम, आपातकाल वगैरह की स्थिति हो तो राज्यसभा इसकी लोकसभा की हम जो है वो कार्यकाल आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 के अंदर जो है वो संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य जो हैं सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित है। सदस्यों की योग्यता क्या हो सकती है उनसे संबंधित है। इसके लिए वही बातें होगी जिसमें भारत का नागरिक हो। और न्यूनतम लोकसभा के लिए तो हमें पता है कि लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष है। और वैसे अगर राष्ट्रपति की ओर देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो होता है वो 35 वर्ष होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और वही बातें हैं, यानी लाभ के पद पर न हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त नहीं होना चाहिए,
दिवालिया वगैरह घोषित न हो, न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा ना सुनाई हो, भ्रष्टाचार के आरोप में यानी भ्रष्टाचार में आरोप में बर्खास्त ना किया गया हो, इस तरीके से इनमें योग्यताएं होती है। और एक चीज इसमें और भी याद रखना कि एक व्यक्ति जो होता है ना, एक व्यक्ति, इसमें आप याद रख लेना कि एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति वो अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। ये अधिकतम है, मैक्सिमम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंदर जो वर्णन दिया गया है वो दिया गया है संसद के जो संसद है उनके 70 के बारे में दिया गया है। संसद के 70 अब संसद के 70 जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। इसमें हम 70 अवसान और विघटन इनके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के 70 बुलाए जाते हैं। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के 70 बुला सकता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति संसद का सत्र समाप्त भी कर सकता है। ये 2 चीज याद रखना, राष्ट्रपति संसद को सत्र आहूत कर सकता है और सत्र अवसान भी कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, एक तो होता है सत्र आहूत यानी सत्र को बुलाना, और एक करता है सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त करना, सत्र अवसान। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज का आप ध्यान करना कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें संसद के 3 सत्र होते हैं। वैसे अगर देखें हम तो संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं, जिसमें एक ये आ जाएगा अपने बजट सत्र, जो भी पेश किया बजट सत्र, उसके बाद में आ जाएगा मानसून सत्र, और फिर आ जाएगा शीतकालीन सत्र। ये मानसून सत्र है, ये जब मानसून वगैरह होता है ना अपने जून जुलाई वाला वो महीना, उसमें आता है। शीतकालीन जो है, शीतकालीन सत्र ये शीत में ही आता है, यानी सर्दी के अंदर सत्र आता है। ठीक है, इसमें जो एक सत्र की जो क्या कहते हैं उसका समय होता है, जो यानी प्रथम बैठक है और आगामी सत्र की अंतिम बैठक, उनके बीच में 6 महीने का डिस्टेंस हो सकता है। ज़्यादा अधिकतम नहीं है 6 महीने का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 वर्ष में अधिकतम 3 सत्र हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सत्रों का होना तो जरूरी है। ये 3 तो होते ही होते हैं, सत्र, बजट सत्र और मानसून और शीतकालीन सत्र। इसमें 2 होना बहुत जरूरी है, यानी 3 तो होते हैं लेकिन 2 होना आवश्यक है। 2 होना आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। एक चीज इसमें याद करना कि संसद जो होती है उसको कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। वो परिस्थिति के अनुसार होता है, उसमें संसद को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग समय के लिए। एक इसमें आप थोड़ा देखना कि वो संसद जो है उसका सत्र राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो हमें भी पता है कि अध्यक्षता तो फिर अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति करता है। ठीक है, अध्यक्षता। और एक इसमें और याद रखना आप कि संसद का सत्र समाप्त राष्ट्रपति करता है। समाप्त तो राष्ट्रपति कर देगा, लेकिन स्थगित होता है ना, वो अभी मैंने बताया था ना, कुछ घंटे मिनट या दिनों के लिए जो स्थगित किया जाता है, वो जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति करता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक और याद कर लेना कि एक इसमें एक नाम आता है साइन डाई। साइन डाई क्या है भी? साइन डाई, जब संसद जो होती है ना, संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी समय का पता ही नहीं कि कब दोबारा
चले तो अनिश्चित काल, अनिश्चित काल के लिए जो संसद को स्थगित किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित संसद, तो तब हम कहते हैं साइन डाई, तो उनके लिए शब्द यूज होता है साइन डाई। ठीक है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के अंदर जो है वो अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का, राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है ना, राष्ट्रपति का अधिकार है संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का, राष्ट्रपति का जो अधिकार होता है ना, राष्ट्रपति का अधिकार, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 86 के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है इसमें, और इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल इनके अभिभाषण को तैयार करता है। और इसमें राष्ट्रपति को संदेश मिलने पर अध्यक्ष द्वारा लोकसभा को संदेश पढ़कर सुनाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को स्पीकर द्वारा मिलता है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा, ये तो हमें पता ही है, जो हमने पहले देखा वही है। और फिर आता है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 के अंदर क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है। विशेष अभिभाषण किसका? विशेष अभिभाषण जो है वो किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 87 के अंदर दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को जो क्या कह सकते हैं हम, जॉइंट असेंबली, यानी दोनों सदनों को अभिभाषित या संबोधित करता है। और सदनों को उनके बाद आह्वान का कारण भी बताता है कि क्यों बुलाया आपको। दोनों सदनों को जब बुलाते हैं ना, अनुच्छेद 108 में भी वर्णन है इसमें इस बैठक का। तो अनुच्छेद 87 के अंदर वो दोनों सदनों को बुलाता है, फिर दोनों सदनों को भाषण वगैरह देता है। उसमें बताया जाता है कि किन परिस्थितियों में आता है। तो ये चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक, एक तो ये हो जाएगा चुनाव कंप्लीट, चुनाव के बाद, और प्रथम बैठक हो गई, और एक कोई विदेशी स्पेशल कोई विदेशी के आगमन पर हो सकते हैं जो स्पेशल हो, ऐसे नहीं है कोई विदेशी आगमन पर है, वो एक मेहमान के रूप में कह सकते हैं हम, मेहमान के रूप में कोई आए तब। और एक होता है बजट सत्र के प्रारंभ में। कब? बजट सत्र के प्रारंभ में। बजट सत्र के प्रारंभ में। ठीक है। बजट सत्र के प्रारंभ में अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है वो अनुच्छेद 87 के अंदर वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 के अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 88 के अंदर जो संसद के दोनों सदनों के मंत्री होते हैं, मंत्रियों और महान्यायवादी, मंत्रियों प्लस महान्यायवादी, मंत्री प्लस महान्यायवादी, उनके अधिकारों से संबंधित है। उनके अधिकार, क्या क्या अधिकार है भी मंत्रियों के और महान्यायवादियों के, संसद के दोनों सदनों के हैं, दोनों सदनों के मंत्रियों के। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनका अधिकार ये है कि एक तो ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है। संयुक्त बैठक में भाग तो ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये अपना मत नहीं दे सकते। बोल सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते, मत नहीं दे सकते। उन्हें किसी समिति के सदस्य भी बना सकते हैं, और मंत्री उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य हो। ये होता है मंत्री से संबंधित, लेकिन महान्यायवादी तो नहीं देता है भाई। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89
89 के अंदर, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। इनको भी हम विस्तार से एक अलग में पढ़ेंगे, जिसमें सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष के लिए है और ये 6 वर्ष के लिए होते हैं। इनकी आयु वही है, सभापति की 35 मान सकते हैं और इनकी 30 मान सकते हैं न्यूनतम आयु। इनका वर्णन दिया गया है। एक आप थोड़ा एक ये भी याद रखना कि जो सभापति होता है ना, सभापति ये जो है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, ये अनुच्छेद वगैरह हमें याद भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें एग्जामिनर क्या करता है कि इनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देता है, जिनकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जैसे ये याद तो रह जाता है, लेकिन ये बात को ऐसे घुमा कर दिया जाता है जिसमें थोड़े हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और अनुच्छेद 90 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 90 में बताया गया है कि उपसभापति का इनका पद रिक्त होता है ना, जब उपसभापति या इनका पद रिक्त होता है, सभापति का पद रिक्त होता है ना, इनका पद, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, या ये पद त्याग भी सकते हैं, या इनको हटाया भी जा सकता है। तो उस परिस्थिति के अंदर जो प्रावधान है उसमें दिया गया है कि सभापति और उपसभापति जो है उनको वो त्याग पत्र या हटाते हैं, या इनका निधन हो जाता है तो पद रिक्त हो जाता है। उपसभापति और सभापति। ठीक है, उपसभापति जो होता है ना वो तो अपना त्याग पत्र देता है सभापति को, त्याग पत्र, और जो सभापति होता है वो अपना त्याग पत्र जो है वो देता है राष्ट्रपति को। किनको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बात आप याद रखना। और सभापति को हटाने वाला प्रस्ताव जो होता है सभापति, तो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में नहीं ला सकते। सर्वप्रथम तो राज्यसभा में आएगा और 14 दिन पूर्व सूचना भी देनी पड़ती है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। और ऐसे ही फिर वह लोकसभा में पारित हो जाता है और फिर इनको हटाया जा सकता है। सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति सभापति होता है उपराष्ट्रपति। याद रखना कि जब सभापति यानी एक चीज आप इसको नोट कर लेना, आप क्या लिखेंगे, आप एक चीज ये नोट करेंगे, नोट लगा के लिखना। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भाषा को चेंज कर देते हैं, वैसे तो हमें याद हो जाता है कि जब सभापति होता है, सभापति यानी सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता ही होता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो सभापति का पद रिक्त हो जाता है। सभापति का पद जो है, सभापति का पद है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमें याद है, पता है कि भी उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो पद तो रिक्त तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा याद रखना कि सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अनुच्छेद 91 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 91 के अंदर वर्णन दिया गया है सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति, यानी जो उपसभापति होता है ना, उपसभापति, अब वो बन गया उपसभापति, या कोई उपसभापति की जगह कोई व्यक्ति और आ जाता है
जब वो बनता है सभापति, क्या बनता है? सभापति। तो सभापति बनने के बाद उनकी जो शक्ति है ना, उनका वर्णन किया गया है। उपसभापति, सभापति बनने के बाद की जो शक्तियां हैं वो, उनका वर्णन अनुच्छेद 91 में किया गया है। ये हमें भी पता है कि सभापति का पद रिक्त हो गया तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। यदि सभापति एवं उपसभापति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति कोई व्यक्ति विशेष को कार्यभार संभालेगा जो राज्यसभा में से हो। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। फिर आता है अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92 में क्या है? अनुच्छेद 92 में है कि जब सभापति प्लस उपसभापति सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का कोई विचार है, मान लीजिए वो विचार अगर क्या है? विचाराधीन है, संकल्प कोई विचाराधीन है, क्या कहेंगे हम? लिखेंगे संकल्प विचाराधीन है। हटाने का संकल्प जो है वो कोई विचाराधीन चल रहा है, विचाराधीन है, तो उनका वो पीठासीन नहीं होंगे। फिर वो उनमें क्या कह सकते हैं हम उनके बारे में कि फिर वो है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो है वो अपने निर्णायक मत जो होता है ना, अपने इनका अपना निर्णायक मत जो होता है, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकते। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, कौन? प्रयोग नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन बैठकों में भाग लेना, चर्चा वगैरह हो सकती है, लेकिन निर्णायक मत हम बैठकों में भाग ले सकते हैं, बैठकों में भाग, लेकिन निर्णायक मत नहीं ले सकते। अनुच्छेद 92 के अंदर ये दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 93, इन दोनों के पद का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 93 के अंदर। और एक चीज और याद रखना कि इन दोनों का जो चयन किया जाता है, इन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो चयनित होते हैं, इन दोनों का चयन किया जाता है। और इनके लिए जो न्यूनतम आयु होती है, आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है, न्यूनतम आयु। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होती है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का तो अपने देखा ही था कि ये लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होता है उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जब तक नया पद पर बना रहेगा, जब तक कि उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यानी नई जब लोकसभा बनती है तो उनका जो अध्यक्ष होता है, उनकी प्रथम बैठक जब तक होती है ना, तब तक जो पहले वाला होता है वो लोकसभा अध्यक्ष वो रहता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। आगे हम देखें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष में आ जाएगा जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी लिखते हैं हम, जीवी मावलंकर। ये जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष जो थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे एम ए आयंगर। इसमें एक चीज याद रखना कि जो जीवी मावलंकर है इनका निधन हो जाता है 1956 में, 52 में बनते और 1956 में इनका निधन हो जाता है। तो फिर इनको ए आयंगर को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इनके बाद में अगर देखें हम तो इनके बाद में जैसे वर्तमान में देख लें, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में हमें पता ही है ओम बिरला है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि इधर कोटाबंदी से सांसद है।
ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। ठीक है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष आ गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वर्तमान आ गया। सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे? सर्वाधिक कार्यकाल तक, सर्वाधिक कार्यकाल किस लोकसभा का रहा, लोकसभा अध्यक्ष का रहा? तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा बलराम जाखड़ का, बलराम जाखड़ का। ये राजस्थान से थे, बलराम जाखड़ कहाँ से थे? तो राजस्थान से थे। ठीक है, बलराम जाखड़ का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। और सर्वाधिक का आ गया तो न्यूनतम का भी देख लेते हैं। न्यूनतम कार्यकाल जो है वो नीलम संजीव रेड्डी का रहा। न्यूनतम किसका रहा? नीलम संजीव रेड्डी का, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल जो है वो न्यूनतम रहा। एक और देखना आप, एक ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे, न्यायाधीश फिर अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष। ये कौन थे? तो ये जो थे दोनों पदों पर रहे हैं ये, तो ये थे के एस हेगड़े, के एस हेगड़े, के एस हेगड़े, के एस हेगड़े रहे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे थे के एस हेगड़े, और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, अब इनके बाद अगर देखें तो प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो थी मीरा कुमार, मीरा कुमार। ये प्रथम महिला है, कुमार से व्यक्ति मत समझ लेना, ये महिला ही एक मतलब पुरुष मत समझ लेना। ये जो थे वो 15वीं लोकसभा में रहे थे और 2009 में, ठीक है, बने। इनके बाद में अगर देखें तो दूसरी महिला देखें, ये तो प्रथम आ गई। दूसरी देखें, दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष तो वो रहे थे सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के, ये 16वीं के रहे थे, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष 2014, सुमित्रा महाजन। ठीक है, इनके बाद में अगर देखें तो वैसे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष देखें, प्रथम जनजातीय, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष देखें तो इसमें आ जाएगा पीए संगमा, पीए संगमा, पीए संगमा। ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। अब अगर बात करें राजस्थान से कि राजस्थान से कितने व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अभी तक 2 सांसद जो थे राजस्थान के, 2 सांसद वो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, जिसमें एक तो हो जाएगा बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ हो जाएगा, और एक दूसरा हो जाएंगे अपने जो वर्तमान में है ओम बिड़ला, ओम जी बिड़ला और बलराम जी जाखड़, 2 व्यक्ति हमारे यहाँ राजस्थान से सांसद रहे जो लोकसभा अध्यक्ष बने। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रथम व्यक्ति जो थे जिनके विरुद्ध इसमें देखें कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कौन थे वो थे पहले ही जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे।
ठीक है। जिनका पूरा नाम देखें तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और लाया किनके द्वारा गया था, लाने वाले कौन थे, किनके द्वारा लाया गया था, तो वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और ये एक चीज और याद रखना कि ये पारित नहीं हुआ था, ये पारित नहीं हुआ था, है विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना। इनके बाद में राजस्थान से तो दो आई गई। जो ऐसे व्यक्ति जो लगातार 2 वर्ष तक है, लगातार 2 वर्ष नहीं, 2 बार, लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे, लगातार में आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष रहे, कौन कौन है, तो उसमें अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति में एक तो M.A. आयंगर है, M.A. आयंगर, M.A. आयंगर। इनके बाद में नाम आता है G.S. ढिल्लों, G.S. ढिल्लोन, G.S. ढिल्लोन। इनके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आते हैं बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ राजस्थान से सर्वाधिकारी काल तक रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद में आते हैं G.M.C. बालयोगी, G.M.C. बालयोगी, G.M.C. बालयोगी। इनके बाद वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओमजी बिरला राजस्थान से, बिरला। ये 5 व्यक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष में लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। ठीक है। इनके बाद में देखें तो एक चीज आप नोट करना कि जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ये इस पद की शपथ नहीं लेते, पद की शपथ नहीं लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की, जबकि ये सांसद के रूप में शपथ लेते हैं। जब ये सांसद बनते हैं ना, तब ये शपथ लेते हैं सांसद के रूप में, सांसद के रूप में शपथ लेते हैं ये, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर। लोकसभा, एक चीज और याद रखना आप, लोकसभा अध्यक्ष का चयन की जो लोकसभा अध्यक्ष, इनकी जो चयन की तिथि है वो तो राष्ट्रपति चयन तिथि जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, चयन तिथि राष्ट्रपति द्वारा। और जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, इनके चयन की जो तिथि है, इनके चयन की तिथि जो है वो कौन करता है, तो वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इनके बाद में अगर हम देखें, आज लोकसभा अध्यक्ष को पूरा ही पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के अगर हम देखें कार्य क्या क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा कि कार्यवाही को संचालित करते हैं। ठीक है, कार्यवाही आ गया, और कार्यवाही करते नियम और विधियों भी बनाते हैं, नियम और विधियों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो कोई विधेयक है, कोई भी विधेयक है तो वो धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, उसका जो निर्धारण है या निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो संयुक्त बैठक जो होती है लोकसभा के अंदर, संयुक्त बैठक, उनकी अध्यक्षता करता है संयुक्त
ये हमने पीछे भी देखा था। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। कोरम की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में लोकसभा को स्थगित भी कर सकता है। बैठक स्थगित भी करता है और अपना निर्णायक मत भी दे सकता है जब जरूरत पड़े, यानी दो पक्षों में मत बराबर हो गया तो निर्णायक मत देता है। और एक से लोकसभा के दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनके लोकसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अयोग्य घोषित लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ये तो हमने देखा, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की संसदीय समितियां होती है। लोकसभा की संसदीय जो समितियां होती है ना, संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 93 के अंदर वर्णन दिया गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 के अंदर जो हमने पीछे जैसे सभा और उपसभापति के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ये त्याग पत्र वगैरह है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका पद रिक्त होना कैसे होगा? पद रिक्त, त्याग पत्र या फिर इनको हटाना, इनसे संबंधित अनुच्छेद 94 में है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, आपस में त्याग पत्र दे देते हैं एक दूसरे को। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। बस एक याद रखना कि जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो आगामी लोकसभा होती है उनके अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद पर बना रहेगा, उनकी प्रथम बैठक तक। ये हमने पीछे भी देखा था। फिर आता है अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष, जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनता है तो उनकी पावर, उपाध्यक्ष क्या बनता है? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष है, यहाँ कहीं कि इसके अंदर कोई और व्यक्ति आता है अन्य, तो वो जब अध्यक्ष बनता है तो उसकी शक्तियाँ, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था कि कैसे उपसभापति जब सभापति बनता है तो उनकी शक्तियाँ, ठीक है। तो वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष। जब अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष अनुपस्थित, तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, ठीक है। इसके बाद में देखें तो अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 96 में वही कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उनको वो निर्णायक मत नहीं दे सकता, यानी पीठासीन नहीं होते हैं वो, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो। जो हमने पीछे सभापति और उपसभापति में
पढ़ा था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन न होना। यानी इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हमने पीछे देखा था ना वही है। यानी ये क्या करते हैं कि ये लोकसभा के अंदर है, लोकसभा में जो बैठक होती है उसमें बोल सकते हैं, बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, या यूं कहें कि अगर अन्य विषय पर कोई प्रथम मत देना हो, प्रथम मत दे सकते हैं। ये शब्द भी आ सकता है, प्रथमतः मत दे सकते हैं। लेकिन जो निर्णायक मत होता है ना, निर्णायक मत, वो नहीं दे सकते। जब इनको निर्णायक मत देना होता है तो ये नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते? जब इनको हटाने का अगर कोई प्रोसेसिंग शुरू हो गई हो तब। ठीक है। इनके बाद में आता है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में क्या है? अनुच्छेद 97 के अंदर सभापति, उपसभापति, सभापति प्लस उपसभापति, सभापति प्लस अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, इनके जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन किया गया है। वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है इसमें अनुच्छेद 97 में। अनुच्छेद 97 में इनको जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। यानी इनके वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर आधारित हैं, संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। इनका अगर पूछ ले कि इनका फिर वेतन कितना है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्लस राज्यसभा के सभापति, इनका जो वेतन है वो होता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। और जो बच गए कौन? लोकसभा उपाध्यक्ष प्लस उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। याद रखना, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनका जो है वेतन है वो इनको मिलता है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। इनके बाद में आता है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 में क्या दिया गया है? इन अनुच्छेद 98 के तहत बताया गया है कि दोनों सदनों के सचिवालय, जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के सचिवालय के बारे में, बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 98 में। ठीक है। जिसमें लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। लोकसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा का महासचिव होता है, और राज्यसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख राज्यसभा का महासचिव होता है। दोनों में महासचिव होते हैं। ठीक है। एक याद रखना कि लोकसभा एवं राज्यसभा का महासचिव कैबिनेट सचिव के समक्ष होता है। ये जो सचिव होता है इनका, ये कैबिनेट सचिव के समक्ष होते हैं। कैबिनेट सचिव के समक्ष होते हैं।
ठीक है। ये आईएएस अधिकारी होते हैं। लोकसभा का सचिवालय महासचिवालय के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय जो है वो महासचिव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान सदस्यों द्वारा शपथ का वर्णन है। इसमें सांसदों की शपथ का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 99 में। संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? एक ये और देखना, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर, संविधान में प्रोटेम स्पीकर का कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्तियां और गणपूर्ति। एक मान लीजिए सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की, ये जो सदनों की जो कार्य करने की शक्ति और उसकी गणपूर्ति के बारे में है। कार्य शक्ति, सदनों की कार्य शक्ति प्लस गणपूर्ति, यानी कितने बंदे हो तब ये बैठकें वगैरह हो सकती है। तो इसमें अलग अलग दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 101, 102, 103 और 104। अगर हम देखें 101 के अंदर, तो 101 में बताया गया है कि निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति करता है ना, वो ही है ये निर्णायक मत, कास्टिंग जिसे वोट कहते हैं, जिसे एक तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है और एक राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है। फिर 102 के अंदर, 102 के अंदर है, अगर कोई सदस्यता में कोई रिक्ति हो है तो उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व मत देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य नहीं होगी। मतलब जिस व्यक्ति को अगर कार्यवाही में भाग लेने का, मत देने का हक नहीं था, हक न होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति भाग ले लेता है तो सदन की कोई कार्यवाही विधि मान्य नहीं होगी। तो सदन की कोई भी विधि कार्यवाही नहीं होगी। अनुच्छेद 103 के अंदर गणपूर्ति दी गई है। गणपूर्ति का वर्णन है, जो कि कोरम होता है वो कितना होता है? कोरम यानी गणपूर्ति 1/10। बैठक के लिए कम से कम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उस सदस्य संख्या को कोरम कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके लिए 1/10 की जरूरत होती है। अनुच्छेद 4 के अंदर क्या वर्णन है? अनुच्छेद 104 के अंदर, यदि बैठक के लिए कोरम पूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या उपसभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक गणपूर्ति न हो जाए। इसमें अगर गणपूर्ति 103 में तो बताया गया कि गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं है तो 104 में बताया गया है कि अध्यक्ष और अध्यक्ष और सभापति सदन को स्थगित कर देंगे, सदन को निलंबित कर देंगे जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए, जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने अनुच्छेद 100 तक पढ़ा।
अगले पार्ट में हम फिर पढ़ेंगे। अनुच्छेद 122 तक हमारी संसद का वर्णन दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में फिर पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।